Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Akhtar working as chest and medical specialist in different cities of Punjab. टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आज ईद कुर्बान से मुतल्लिका। जिस तरह ईद कुर्बान आ रही है इंशाल्लाह एक दो दिनों में, और तमाम देखने वालों को, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनको दिली ईद मुबारक एडवांस में। और इस दुआ के साथ कि जो लोग कुर्बानी कर सकते हैं अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी कबूल फरमाए, और जो अभी अफोर्ड नहीं कर सकते अल्लाह ताला नेक्स्ट साल उनको इस काबिल बनाए कि वो कुर्बानी कर सकें। तो बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा आज इस बारे में कि ईद कुर्बान आ रही है तो डॉक्टर साहब कुर्बानी करनी है तो गोश्त खाएं या नहीं। तो इस मुनासबत से मैंने इसलिए आज ये वीडियो स्पेशल बना रहा हूँ ताकि गाइड किया जा सके जो मेरे अपने पेशेंट्स हैं या जो दूसरे पेशेंट्स हैं एज़मा के, ताकि वो एक जो डाउट में रहते हैं, स्पेशली परहेज़ के हिसाब से तो हमारे पेशेंट यूजली बहुत ज़्यादा डाउटफुल होते हैं, ताकि वो क्लैरिटी उनको हो सके कि उन्होंने किस तरीके से ये जो है ना ये जो ईद गुजारनी है। अब इसमें मैं इस वीडियो में बात करना चाहूँगा जो बड़ा गोश्त है, जिसमें बैल का गोश्त लगा लें, जिसमें ऊँट का गोश्त लगा लें, जिसमें भैंसे का गोश्त लगा लें। तो ये जो बड़ा गोश्त हम कह सकते हैं कि बड़े गोश्त के बारे में ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें अगर अब इसका एक सिंपल वर्ड में अगर इसका रिप्लाई किया जाए कि क्या जो दमा एलर्जी के मरीज़ हैं वो बड़ा गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसका जवाब है बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन कुछ शराइत हैं, कुछ कंडीशंस हैं, वो मैं वन बाय वन बता देता हूँ ताकि आप इन चीज़ों पे अमल करते हुए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप इस क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरते तो आप परहेज़ करें तो आपके लिए बेहतर है। सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है नंबर वन वो ये है कि अगर आपको डायग्नोज्ड एज़मा है, यानी सांस का मसला आपको रहता है या मुश्किल खांसी रहती है, या आपका डायग्नोज केस ऑफ एज़मा है, दमे का आप इलाज करते हैं, तो इस केस में अगर आप एज़मा का प्रॉपर इलाज कर रहे हैं तो फिर तो आप प्रॉपर गोश्त खा सकते हैं। वो कंडीशन आगे मैं बताता हूँ कि अगर आप उस कंडीशन पे कितना उतरते हैं। और अगर आप एज़मा का प्रॉपर इलाज नहीं कर रहे, वजह जो भी है, या आप वक्ती तौर पे कंट्रोल कर रहे हैं या वक्ती तौर पे मेडिसिन ले रहे हैं, अगर मेरे से भी ले रहे हैं तो आप वक्ती कंट्रोल करके छोड़ देते हैं, तो इस केस में आप परहेज़ पर जाने से पहले अपना इलाज करें, ये इंपॉर्टेंट है। यानी जो एज़मा और दमा के मरीज़ हैं जिनको सांस के मसाइल रहते हैं, उनको परहेज़ आप ऐसे समझिए जिस तरह 10% हम सिर्फ कंट्रोल की बात करते हैं, बाकी 90% आपने मेडिसिन से उसको कंट्रोल करना होता है। जो भी उसकी मेडिसिन है वो इनहेलर वगैरह में होता है, वो मैंने बताया हुआ है, पेशेंट्स को पता है, मुख्तलिफ वीडियोज़ आप देख सकते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने अपने एज़मा का पहले प्रॉपर इलाज करना है, उसके बाद 10% को इसका इफेक्ट होता है, वो मैं भी बताने जा रहा हूँ, वो उस पर आप अमल करें। लेकिन 90% इसका जो है वो इलाज है वो करना ज़रूरी है, जो क्योंकि हमारे जो 99% पेशेंट्स हैं वो ज़्यादा उनका जोर जो है वो परहेज़ पे होता है। वो इलाज नहीं करते और कहते हैं जी मैंने फ़लाँ चीज़ खाई और मुझे सांस का मसला हो गया, हालांकि उसमें प्रॉब्लम उस चीज़ का नहीं जो उसने खाई है, बल्कि प्रॉब्लम है जो उन्होंने प्रॉपर इलाज नहीं किया या अपने हिसाब से इलाज किया। तो ये आप नोट कर लें कि अगर आपको एज़मा का मसला है या आप इलाज पहले कभी आपका चलता रहा है, दरमियान में वक्फा आ गया है, तो पहले आप अपना प्रॉपर इलाज करें और उसके बाद आप जो मर्ज़ी खाएं। वो मैं अभी स्टेप वाइज बता देता हूँ बड़े गोश्त के बारे में, लेकिन आप कुछ भी खा सकते हैं, वो मुख्तलिफ वीडियोज़ में आप देख सकते हैं। अब दूसरा जो इसका पॉइंट है, इसमें एक चीज़ अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। जो एज़मा या दमा या सांस का मसला है, इसको हम 3 कैटेगरीज़ में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक आम आदमी को समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। इसमें जो एक माइल्ड एज़मा है, यानी माइल्ड लेवल का सांस का मसला या हल्का सांस का मसला, इसको हम इस तरह क्लासीफाई कर सकते हैं कि एक बंदा जिसको सांस का मसला है, जिसको एज़मा है, और अगर वो वॉक कर सकता है 500 मीटर यानी आधा किलोमीटर या उससे ज़्यादा आसानी से वॉक कर सकता है, और उसको कोई सांस का ज़्यादा मसला नहीं होता, यानी आल्दो वो एज़मा का पेशेंट है, सांस का उसको मसला रहता है, वो अपनी प्रॉपर मेडिसिन लेता है, एज़मा की जो भी उसको इनहेलर है या जो भी है वो मेडिसिन ले रहा है, लेकिन वो उसका इतना कंट्रोल है कि वो 500 मीटर या इससे ज़्यादा आराम से वॉक कर सकता है। तो इस तरह के पेशेंट्स जो हैं वो जो बड़ा गोश्त है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें दूसरा पॉइंट ये समझ लें कि अगर एक पेशेंट है जिसको एज़मा का मसला है, सांस का मसला है, और वो प्रॉपर मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा है, एक ये वो कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन है कि वो प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर रहा और उसको इतना सांस का मसला है कि वो 100 मीटर तो आसानी से चल सकता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं चल सकता। तो अगर इस तरह का केस है तो इस तरह के केस में आप बड़ा गोश्त इस्तेमाल नहीं करेंगे,
क्योंकि इस तरह के केस में जो बड़ा गोश्त है वो आपको अफेक्ट करेगा, क्योंकि पहले आपकी प्रॉपर आपका जिस्म जो ऑक्सीजन पूरी नहीं कर पा रहा। तो जब आप बड़ा गोश्त खाएंगे स्पेशली, क्योंकि इसके जो बॉन्ड्स हैं बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के होते हैं, तो उस वजह से डेफिनेटली आपको सांस कम, क्योंकि उसकी ब्रेक डाउन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है जो कि आपकी पहले पूरी नहीं हो रही, तो उससे आपको फिर मसला होगा। तो इस केस में आपने परहेज़ करना है बड़े गोश्त से। तीसरी कंडीशन, इसको हम मॉडरेट या दरमियाने लेवल का सांस का मसला कहेंगे। तीसरी कंडीशन है जिनको बड़ी सीवियर किस्म का यानी शदीद सांस का मसला होता है। अब उसमें फिर वही हम डिवीजन कर लेते हैं कि आइदर ये केस हो सकता है कि आप प्रॉपर मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, उसके बावजूद आपका अस्थमा या सांस का मसला ठीक नहीं हो पा रहा, या दूसरी कंडीशन हो सकती है कि आप कभी मेडिसिन ले लेते हैं, कभी छोड़ देते हैं, या अपने हिसाब से टाइम पास करते हैं। तो एक दूसरा केस ये हो गया। तो इसका यह है कि अगर आपका लाइफ स्टाइल ख़राब हो रहा है, लाइफ स्टाइल का मतलब है कि आप वॉशरूम जाते हैं, आप किसी शॉप पे जाते हैं, आप मस्जिद जाते हैं, तो इन कंडीशंस में, या कपड़े आप चेंज करते हैं, तो इन कंडीशंस में अगर आपका सांस ख़राब, या आप नहाते हैं, इन कंडीशंस में अगर आपका सांस ख़राब होता है, तो इसका मतलब आपको शदीद किस्म का सांस का मसला है। तो इस केस में भी आपको बड़ा गोश्त इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये इसका पॉइंट नंबर 2 था। पॉइंट नंबर 3 जो है वो ये है कि अगर आप इस कैटेगरी में हैं जो मैंने पिछले उसमें पॉइंट नंबर 2 में बताई है कि आप बड़ा गोश्त खा सकते हैं, तो अब खाने का तरीका क्या है। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि इसको खाने से पहले बल्कि पकाने का क्या तरीका होना चाहिए। उसमें आपने प्रेफरेबली सबसे पहले कोशिश करनी है कि आप जो बड़ा गोश्त है उसकी यखनी वगैरह इस्तेमाल करें, ये बेहतर है। यानी अगर आप इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं जो मैंने बताया है, तो आप बेहतर है कि उसमें यखनी इस्तेमाल करें। अगर आप नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीका है कि आप उसको कुकिंग ऑयल में पकाएं। यानी जो गोश्त है वो जो कुकिंग ऑयल जितने भी हैं, किसी भी अच्छे ब्रांड का कुकिंग ऑयल उसमें पकाएं। अगर कुछ लोगों का उस पर जो है वो कहते हैं जी मुझे अच्छा नहीं लगता, तो फिर आप घी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप फिर उसमें ये कोशिश करें कि घी की कम से कम मिकदार इस्तेमाल करें। अब ये इसमें तीसरा पॉइंट आ गया। चौथा पॉइंट ये है कि अब खाने उसको किस तरीके से पकाना है। अब इसमें आपने इस तरीके से पकाना है कि जो रूटीन में पकाया जाता है उससे ज़रा हट के ज़्यादा पकाना है। यानी इतना पकाना है कि वो जो गोश्त है वो हड्डियों को छोड़ दे, यानी इतना ज़्यादा उसको पका देना है। ओवर हीट दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि आप जब आप खाना बना रहे हों, गोश्त बना रहे हों, तो वो हड्डियों को छोड़ दे गोश्त, इस हद तक आपने पकाना है। ये अज़मा के पेशेंट्स के लिए। अब उसमें खाने का जो तरीका है, अगला पॉइंट है पांचवा, वो ये है कि आपने जो गोश्त है उसको सेपरेट कर लेना है और जो तरी है उसको अलग कर लेना है। यानी आपने तरी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी, आप गोश्त अलग करें और वो आप किसी तरीके से भी खा सकते हैं, चावल के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ, जैसे मर्जी खाएं, आप बिल्कुल खा सकते हैं। छठा पॉइंट इसमें यह है कि खाने के बाद आपने कोशिश करनी है कि अच्छे तरीके से गरारे करने हैं नमक के पानी के। यानी अगर आपने गोश्त खाया है, आप इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं, तो आपने गरारे करने हैं नमक के पानी के। और सातवां पॉइंट ये है कि आपने उसके बाद एक जो हम रूटीन में चाय पीते हैं दूध वाली, वो नहीं आपने पीनी, आपने बल्कि ग्रीन टी पीनी है। तो अगर ब्रीफली आखिर में बात की जाए, इसको अगर मैं समराइज़ करूं, अगर आपको सांस का मसला रहता है, आपको अस्थमा का मसला है, आप प्रॉपर मेडिसिन ले रहे हैं, एक कंडीशन ये हो सकती है, आप प्रॉपर मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, दूसरी कंडीशन हो सकती है। बहरहाल जैसे भी आपको सांस का मसला रहता है, तो इस केस में सबसे पहले आपने अपने सांस का मसला ठीक करना है, अपने डॉक्टर को दिखाना है, जिसको भी आप दिखा रहे हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट को। अपना जो है वो मेडिसिन आप परचेस करवाएं, सिर्फ परहेज से आपका मसला ठीक नहीं होगा। दूसरे नंबर पे मैंने क्राइटेरिया बताया है कि अगर आप 500 मीटर या उससे ज़्यादा आराम से चल सकते हैं और आपको सांस का मसला नहीं होता, तो फिर आपको आल दो सांस का मसला है, आपको एज़मा है, तो आपको परहेज़ नहीं, आप बड़ा गोश्त यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसका तरीका ये होगा कि आप कोशिश करें कि यखनी की सूरत में हो, या उसमें कोशिश करें कि कुकिंग ऑयल में बनाएं, या कम से कम घी में बनाएं, और घी को आप सेपरेट कर लें और सिर्फ जो है वो आप गोश्त को इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। और उसके बाद आप जो है वो कहवा या ग्रीन टी इस्तेमाल करें। कोई और क्वेश्चन है, आप मोस्ट वेलकम, आप नीचे कमेंट्स में लिखें, मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई करूं। अल्लाह ताला आपका और आपके घर वालों का आमीन नासर हो। अल्लाह हाफिज़।